हेलो। कैसे हैं सभी। नमस्कार। एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। 2 दिन दरअसल हमारी क्लास कुछ कारण थे जिस वजह से नहीं लग पाई। वापस हम रेगुलर क्लास करने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपनी क्लास के बारे में। आज के कुछ महत्वपूर्ण बेहतरीन से क्वेश्चन क्या दीन दुनिया में चल रहा है, सबसे पहले उसी पे चर्चा करेंगे, फिर साथ में देखेंगे और क्या क्या चीजें घटी है ना। तो बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है। बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन है, आप समझ लो पेपर में आने लायक है। कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि माइक्रो मिसाइल प्रणाली जो भारत के द्वारा शुरू की गई है इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है भार्गवास्त्र। ठीक है, ध्यान रखना इसका नाम क्या है। इसका नाम भार्गवास्त्र है, भार्गव अस्त्र। देखो दो शब्दों से मिलकर बना है, भार्गव प्लस अस्त्र। इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये बन जाएगा भार्गवास्त्र। क्या बन जाएगा? भार्गवास्त्र जो है ये बन जाएगा। क्लियर है? चलो बात करते हैं जरा थोड़ा सा इसके बारे में क्या है। तो यहां आपको ध्यान रखना है, इसे झुंड ड्रोन के खतरे का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब अगर देश में कई बार झुंड बनाकर ड्रोन से हमला किया जाए तो इसके द्वारा हम उस हमले से बच सकते हैं। कम समझ गए? दूसरा पॉइंट, इसे इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया। कई बार जो अच्छा एग्जाम होगा कई बार वो पूछ लेता है कि इसे किस के द्वारा विकसित किया गया। तो इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। भार्गवास्त्र 6 किलोमीटर से अधिक दूरी पर छोटी उड़ने वाली मशीनों का पता लगाता है। क्लियर है? और 2.5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर लक्ष्य को ये क्या कर सकता है? हिट कर सकता है। मतलब आप ये कह दो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ड्रोन के हमले से बड़े आसानी से भारत को बचा सकते हैं। ये माइक्रो म्यूनिशन का उपयोग करता है और एक साथ 64 से अधिक माइक्रो मिसाइलों को फायर कर सकता है। भाई जो झुंड में आएंगे वो सारे के सारे जो जितने भी ड्रोन होंगे उनको तभी तो हिट किया जा सकता है जब वो उनको अलग अलग कम से कम 20 25 50 हम टारगेट बना सकें। तो उसी का ध्यान रखते हुए इसको बनाया गया है। ये लगभग आपके 64 टारगेट एक बार में, कितने? 64 टारगेट एक बार में जो है क्या कर सकता है? भेद सकता है। समझ में आया ना? चलो बढ़िया। इस प्रणाली की सभी इलाकों में काम करती है। पहली बात तो ये क्या है, जितने भी इलाकों में जाएंगे, चाहे पहाड़ी हो चाहे दुर्गम हो, बाढ़ वाला कैसा भी मौसम हो, सब में जो है ये क्या करेगा? काम करेगा और सेना की वायु रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करेगा। और माइक्रो मिसाइलों के साथ भारत की पहली ये काउंटर ड्रोन प्रणाली है। कई बार पूछा जा सकता ये इस तरीके से पूछा जा सकता है कि भारत की पहली काउंटर ड्रोन प्रणाली का नाम क्या है। तो आप कह सकते हैं भारत की पहली काउंटर ड्रोन प्रणाली का नाम है भागवास्त्र। क्या नाम है? भागवास्त्र। क्लियर? पवाना पावना नदी जो समाचारों में थी किस राज्य से होकर बहती है? पावना नदी बड़ी आपको दिख रहा होगा, देखने में भी ये कैसी दिख रही है? प्रदूषित दिख रही है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा प्रदूषण के कारण जो है ये क्या थी? चर्चा में थी। और इसमें जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो जो है काफी अनियंत्रित हो गया। इस वजह से जो है ये चर्चा में है। आपसे पूछा जा सकता है तो आप कह सकते हैं कि पावना नदी जो समाचारों में थी ये महाराष्ट्र से होकर बहती है। किससे? महाराष्ट्र से होकर बहती है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण आपका, जिसको आप कहते हैं एनजीटी, एनजीटी ने क्या किया है? कायाकल्प समिति को पावना नदी में प्रदूषण को कम करने की कार्य योजना के लिए नई समय सीमा निर्धारित करने के लिए एक कमेटी बनाई है। उन्होंने कहा है कि जो नई जो कमेटी बनेगी इस नदी को तुम किस तरीके से साफ कर सकते हो उस पर जरा हमें अपना कंक्लूजन बना कर दो। पावना नदी की बात करें तो पश्चिमी महाराष्ट्र में बहती है। पुणे को ये क्या करती है? पार करती है। पुणे से आपको ध्यान रखना है कि पुणे हवाई अड्डे का पुणे पुणे हवाई अड्डे का नामकरण जो है वो किया गया है संत तुकाराम। इसके नाम से संत तुकाराम हवाई अड्डा कर दिया गया। क्या नाम कर दिया गया? संत तुकाराम हवाई अड्डा उसका नाम कर दिया गया है। ये पुणे और पिंपरी चिचवाड़ को विभाजित करती है। पश्चिमी घाट से निकलती है, ध्यान रखना कौन से? वेस्टर्न घाट से निकलती है। ये मूला नदी में मिलने से पहले
से होकर जो है बहती है, लगभग इसकी लंबाई 60 किलोमीटर है और बड़ी नदी है भीमा नदी। ये भीमा नदी में जाकर जो है क्या हो जाती है, मिल जाती है। ध्यान रखना किसमें, भीमा नदी में जाकर ये मिल जाती है, ये आपको ध्यान रखना। एनजीटी क्या काम करता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स जो है ये देश के जितने भी पर्यावरणीय मुद्दे होते हैं उन सभी को देखने के लिए एनजीटी जो है सरकार द्वारा बनाया गया है। साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज, साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज 2.0 किसके द्वारा विकसित किया गया है, किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ये प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया गया है, ये विकसित किया गया है। ठीक है, मैंने आपको पीछे बता ही दिया था इसका आंसर। अरे कहां गए, इसका आंसर था ये रहा, प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को विकसित किया है। देखो भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आपको पता ही है, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, इसको मेइट कहा जाता है। ठीक है, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी में साइबर सिक्योरिटी चैलेंज 2.0 का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। कौन सा दूसरा संस्करण इनके द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसका जो उद्देश्य ये है कि भारत की साइबर सुरक्षा क्षमता को ये बढ़ाता है और अधिक सुरक्षित डिजिटल, ध्यान रखना, अधिक सुरक्षित डिजिटल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों के साथ ये लाने के लिए प्रयासरत है। क्लियर, ये बात आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझकर चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस, देखो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट नए बदलावों से गुजर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस कौन बने हैं, तो जस्टिस के विनोद चंद्रन, ध्यान रखना, जस्टिस के विनोद चंद्रन को सुप्रीम कोर्ट का नया जस्टिस बनाया गया है। ठीक है, जस्टिस, नया जस्टिस जो है इनको बनाया गया है। देखो आपको ध्यान रखना है कि 50वें नंबर के जो न्यायाधीश हैं, 50वें नंबर के जो न्यायाधीश हैं, तो उनका अगर आपसे पूछा नाम जाए तो आप बताओगे वाई वी चंद्रचूड़। क्या नाम है, वाई वी चंद्रचूड़ था, और वो जो है क्या हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं। चलो आप जरा मुझे ये बताओ कि 51वें नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, कौन मुख्य न्यायाधीश हैं, वो कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये आप मुझे बताओगे। तो जस्टिस के विनोद चंद्रन मैं आपको बता ही चुका हूं, ये जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में शपथ ली है। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, अब मैंने आपसे बताया ही था, चलो जल्दी से बताओ, तो मैं बता ही देता हूं, क्या नाम है उनका, संजीव खन्ना। उन्होंने जो है क्या की है, शपथ इनको दिलवाई है। केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय के कोलेजियम की सिफारिश के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट का जो एक कोलेजियम बनता है, उस कोलेजियम की सिफारिश के आधार पर चंद्रन की नियुक्ति की है। और इसमें अब ये कह सकते हैं कि इस कॉलेजियम में कुछ और बदलाव किए गए कि हाल ही में जो आपका कोर्ट है ना, उसमें जो एक परिवार या संबंधी जो होते थे, वो जो रिश्तेदार, जैसे किसी ने अपने दामाद को, किसी ने अपने भाई को, किसी ने अपने साले को, इस तरह की कुछ समस्याएं देखने को मिल रही थी न्यायपालिका में। अब आगे से आपको ये भी देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से नए न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी, ऐसा एसके खन्ना के द्वारा, संजीव खन्ना के द्वारा कहा गया। ठीक है ना, और आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीश कितने होते हैं, 33 होते हैं। कितने होते हैं, 33 होते हैं। पहले इससे कम होते थे। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो कब की गई, 1935 के आधार पर की गई है। और भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो है दिल्ली में। अंग्रेजों द्वारा भारत में जो पहली बार कोर्ट बनाया गया था, वो बनाया गया था 3 जगह। कहां पर, 3 जगह। एक आपका बनाया गया था कलकत्ता में, दूसरा बनाया गया था उस समय मुंबई को कहा जाता था बॉम्बे में, और एक आपका था मद्रास में। ठीक है, इन 3 प्रेसिडेंसियों में जो है क्या बनाए गए थे, नए हाई कोर्ट बनाए गए थे। एलिजा इम्पे उस समय के मुख्य न्यायाधीश थे। फिर बाद में जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के समय एच.जे. कानिया भारत के मुख्य न्यायाधीश बने। अब इस समय जो है संजीव खन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। CII के, ठीक है, CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को हाल ही में किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दरअसल ये क्वेश्चन पता है क्यों आ सकता है, इसके आने का कारण ये है कि ज्यादातर देशों के द्वारा नरेंद्र मोदी को नागरिकता दी जा रही है। और अब क्या हुआ है
के सीआईआई के महानिदेशक तरुण दास को सिंगापुर की जो है क्या दी गई है, मानद नागरिक की उपाधि दी गई है। इसलिए ज्यादातर बच्चे जो है आइडिया लगाकर नरेंद्र मोदी करेंगे और उससे क्वेश्चन जो है क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। भारत के उद्योग परिसंघ सीआईआई के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को सिंगापुर के मानद नागरिक उपाधि से सम्मानित किया गया है। गैर सिंगापुर निवासियों के लिए प्रतिष्ठित सम्मान है और ये पुरस्कार उन्हें 15 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शानमुगरत्नम द्वारा प्रदान किया गया है। किसके द्वारा? थर्मन शानमुगरत्नम के द्वारा दिया गया है। इसमें आपको ध्यान रखना है। सिंगापुर में आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है कि एक आपका टिन जो होता है ना, टिन उत्पादन करने वाली एक घाटिया, उसका नाम क्या है? तो आप कह सकते हैं सर एक किंटा वैली है। ठीक है, क्या नाम है? किंटा वैली है, जो सिंगापुर में, सॉरी सिंगापुर में नहीं है। सिंगापुर से आप ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि सिंगापुर में भारत ने अभी हाल ही में जो जितनी माइक्रोचिप होती है ना, इनका भंडारण बढ़ाने के लिए भंडारण और इस तकनीक को क्या किया है, तकनीक को क्या किया है, साझा किया है। ये वाली बात आप ध्यान रखिए। ठीक, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? आपको पता ही है, ब्रह्मोस, आपको पता है कि ये रूस और भारत की जो नदियां हैं, एक नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र और मास्को नदी, इन दोनों नदियों के नाम से जोड़कर जो है इसका नाम बना है ब्रह्मोस। क्या नाम बना है? ब्रह्मोस। रूस और भारत की तकनीक के आधार पर जो है ये बनी हुई मिसाइल है। भारत ने इससे पहले लाओस को ये मिसाइल बेची थी। अब भारत ने क्या किया है, इंडोनेशिया को भी ये मिसाइल बेची है। किसको? इंडोनेशिया को भी ये मिसाइल बेची है। इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। तो आप ध्यान रखेंगे किसको? इंडोनेशिया, या तो आप लगा सकते हैं, डी लगा सकते हैं। ठीक है, इंडोनेशिया को भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बेचने का निर्णय लिया है। ये $450 मिलियन के सौदे को अंतिम रूप लगभग दे दिया गया है कि अब जो है भारत उनको बेच ही देगा। साथ ही में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग एक महत्वपूर्ण कदम है और इसमें आपको ध्यान रखना है कि इंडोनेशिया को फिलीपींस के बाद दूसरा आसियान देश बन गया है जिसको हमने जो है ये ब्रह्मोस मिसाइल बेची है। लाओस को भी हमने इससे पहले मिसाइल बेच दी थी। ठीक है, एडवांस मिसाइलों की अगर बात करें तो इसकी रेंज 290 किलोमीटर है। ब्रह्मोस जो सी हम इंडोनेशिया को बेचने वाले हैं, इसकी जो रेंज है वो कितनी है? 290 किलोमीटर। क्रिसिल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ने अगले वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि का क्या अनुमान लगाया है? जीडीपी की वृद्धि का क्या अनुमान लगाया है? तो ये है 6.7%। 6.7%। इस रिपोर्ट के अनुसार अगले वित्त वर्ष में भारत सकल घरेलू उत्पाद की जो जीडीपी है उसमें भारत सुधार करने वाला है और सांख्यिकी कार्यालय जो भारत का है, ये अग्रिम अनुमानों से पता चल रहा है कि चालू वित्त वर्ष में जीडीपी 6.4 रहने वाली है। कितनी रहने वाली है? 6.4 रह जाएगी। हम अगले वाले जो वित्त वर्ष है उसमें थोड़ी वृद्धि जो है क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय सेना द्वारा आयोजित अभ्यास डेविल स्ट्राइक का मुख्य उद्देश्य क्या है? डेविल स्ट्राइक की अगर बात करें तो युद्ध की तैयारी और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना। युद्ध की तैयारी और परिचालन क्षमताओं को क्या करना? बढ़ाना। उसके लिए ये डेविल स्ट्राइक किया गया है। अगर बात करें डेविल स्ट्राइक का आयोजन कौन कर रहा है, तो ये भारतीय सेना कर रही है। आपको पता ही होगा कि 15 जनवरी में, ठीक है, 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस, या आप कह सकते हैं कि थल सेना दिवस। कौन सा? थल सेना दिवस क्या किया जाता है? मनाया जाता है। ठीक, इसके बाद इसमें ध्यान रखना कि इस संयुक्त अभ्यास में हवाई सैनिक भी होंगे और इससे थल सेना भी होगी और युद्ध की तैयारी और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। डेविल स्ट्राइक की अगर बात करें तो भारतीय सशस्त्र बलों की विभिन्न बलों के बीच जो सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, सीआरपीएफ है, इसकी सब छोटी छोटी टुकड़ियां इसमें भाग लेने वाली हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नाग MK2 मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
तो आप ध्यान रखेंगे ये डीआरडीओ द्वारा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के द्वारा नाग MK2 मिसाइल को जो है विकसित किया गया है। इसमें आपको ध्यान रखना है, तो नाग MK2 तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी मिसाइल है जिसको एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल के मतलब ये इसका मतलब ये है कि निशाना साधो और भूल जाओ, ये अपना निशाना कभी भी नहीं भटकती, ये हमेशा अपना सही निशाना ही लगाएगी। ठीक है, डीआरडीओ ने इसको विकसित किया है। इसमें न्यूनतम ऑपरेटर हस्तक्षेप है, मतलब एक बार आप इसको ऑपरेट कर दीजिए उसके बाद हस्तक्षेप कोई जरूरत नहीं है। ये फायर एंड फॉरगेट तकनीक है। फायर एंड फॉरगेट तकनीक दुनिया में 4-5 देश के पास है। अमेरिका, जो बड़े देश हैं उनके पास ये तकनीक है। और ये मिसाइल विस्फोटक प्रतिक्रियाशील है, कवच वाले अत्याधुनिक बख्तरबंद वाहनों को बेअसर क्या है कर सकती है। क्लियर है, ये बख्तरबंद वाले जो वाहन होते हैं उनको ये बड़े आराम से बेअसर कर सकती है। नाग मिसाइल कैरियर वर्जन 2 का भी फील्ड इवैल्यूएशन किया गया है और अब ये हथियार प्रणाली भारतीय सेना में शामिल होने के लिए तैयार है। अब की बार जब 26 जनवरी की जो परेड होगी उस 26 जनवरी की परेड में आपको ध्यान रखना है कि इसको जो है भारतीय सेना में शामिल करके प्रदर्शित किया जाने वाला। ठीक है, प्रधानमंत्री इल्जा अमादो वाज जिन्होंने हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा की है, ये किस देश से संबंधित है? तो इल्जा अमादो आज की अगर बात करें तो साओ टोम और प्रिंसिपे। ठीक है, कौन से? साओ टोम और प्रिंसिपे के ये क्या है? प्रधानमंत्री थे। इन्होंने जो है अमादो से राष्ट्रपति कार्लोस विला नोवा को सूचित करने से पहले उनकी प्रस्तावित कैबिनेट सूची में सार्वजनिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। और पैट्रिस ट्रूडो का सरकार विघटन के बाद पूर्व मंत्री अल्मार्डो वाज को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। मतलब यहाँ उठापटक का मैं मेन कारण आपको बता देता हूँ क्या है। यहाँ ये जो देश है बड़ा लंबे समय से बेरोजगारी और इस तरह के मुद्दों से जो है परेशान था। तो वहां अब जो है धीरे धीरे पहले तो धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाया गया, एक दूसरे को लड़ाया गया, शिक्षा में जीएसटी जैसे बड़े टैक्स लगा दिए गए। अब वहां के लोगों को समझ में आया कि यार ये तो बेवकूफी बना रहे हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ है नहीं। तो अब उन्होंने विरोध करना शुरू किया। तो उस विरोध के बाद इन्होंने क्या कर दिया, अपना इस्तीफा दे दिया है। साओ टोमो और प्रिंसिपो गिनी की बात करें तो ये प्रिंसिपो गिनी की खाड़ी में एक छोटा सा द्वीप समूह है जो 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक में क्या है फैला है। और यहाँ के प्रधानमंत्री ने क्या कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आज के आपने क्वेश्चन देखे होंगे, इनको पढ़ते रहना, एनालिसिस करते रहना। जितने आप एग्जाम दोगे उन सभी एग्जाम में आपको मदद मिलने वाली है इनसे। ठीक है, मिलते हैं फिर एक और नई क्लास में। कल के लिए इतना, धन्यवाद।